नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचे, श्रम शक्ति और अन्य संसाधनों को औचित्यपूर्ण बताते हुए फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में समाहित करने की स्वीकृति दी। सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलावों की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.69% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में 75 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67, पीडीपी ने 27 और कांग्रेस ने 26 सीटें जीतीं। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बुनियादी ढांचे, श्रम शक्ति और अन्य संसाधनों को औचित्यपूर्ण बनाते हुए फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में समाहित करने की स्वीकृति दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को ये जानकारी दी। फिल्म्स डिवीजन, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, नेशनल फिल्म आर्काइव्स, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल, इन चारों संस्थाओं का एनएफडीसी में विलय करने का निर्णय हुआ है। लेकिन सभी जो काम चल रहे हैं, यानी जो फिल्म डिवीजन काम कर रही है, जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी काम कर रही है, जो डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवल काम कर रहा है, जो एनएफआई काम कर रहा है, वो सारे काम चलते रहेंगे, वो नहीं बंद होंगे। संस्था जो अलग अलग थी उसके जगह एक संस्था होगी। इन विभागों के विलय के साथ ही उनकी परिसंपत्तियों और कर्मचारियों को भी समाहित करने के बारे में व्यवस्था की जा रही है। सभी मीडिया इकाइयों के कर्मचारियों के हितों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाएगा और किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत में डीटीएच सेवाओं को उपलब्ध कराने के बारे में दिशा निर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दी। डीटीएच लाइसेंस 20 वर्षों के लिए जारी किए जाएंगे और लाइसेंस शुल्क तिमाही आधार पर लिया जाएगा। डीटीएच संचालकों के बीच संसाधनों के बंटवारे भी व्यवस्था की गई है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि डीटीएच सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के लिए भी दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नियमावली में विशेष प्रावधान को 3 वर्ष बढ़ाने के लिए अध्यादेश को भी मंजूरी दी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण मिलेगा। 2011 में कानून बना था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ। ये 2014 में समाप्त हुआ। हमने 2014 में उसको 3 साल के लिए आगे बढ़ाया, यानी ज्यादा मुदत दी, 3 साल। फिर से एक बार 2020 तक दी। अब चूंकि वर्ष शीतकालीन सत्र नहीं हो रहा है, तो उसके लिए और 3 साल देने का अध्यादेश को आज मंजूरी दी है। अब वो राष्ट्रपति जी के मंजूरी के बाद लागू होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 5 वर्ष तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 59,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अब जो शेयर पैटर्न रहेगा वो 60% केंद्र देगा और 40% राज्य मिलाएगा। इसका परिणाम ये होगा कि अभी तक हम 1100 करोड़ रुपए सालाना एवरेज 2-3 साल का देते थे और अब देंगे सीधा 5 गुना बढ़ा करके, और ये 5 गुना बढ़ा करके देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इसी साल से 5,000 करोड़ की धनराशि से अधिक की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में राज्यों को देंगे।
अनुमान है कि इस व्यवस्था से लगभग 1 करोड़ 36 लाख ऐसे गरीब बच्चे अगले 5 वर्षों में उच्च शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे जो कक्षा 10 के बाद पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। इस योजना का केंद्रीय भाग प्रत्यक्ष धन अंतरण के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। मंत्रिमंडल ने भारत और फिलीपींस के बीच संशोधित वायु सेवा समझौते को हस्ताक्षरित करने की अनुमति भी दी। भारत और अफगानिस्तान के बीच संशोधित वायु सेवा समझौते को भी अनुमति दी गई। संशोधित वायु सेवा समझौतों से इन दोनों देशों के साथ व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। विश्व भारती की स्थापना 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। मई 1951 में संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी का संबोधन पूरे प्रदेश में प्रसारित होगा। किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि की राशि अंतरित करने का यह वर्चुअल कार्यक्रम सभी विकासखंड और पंचायत स्तर पर भी होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि किसान कल्याण पर मध्य प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश के 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि देने की पहल भी की गई है। इसके अंतर्गत किसानों के खाते में राशि अंतरित की जा रही है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। ये किसान पीएम किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अनुभव बताएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष लाभार्थी किसानों को 6-6 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। ये राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाती है। इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने 2,000 रुपए की 2 अतिरिक्त किस्तें भी जोड़ दी हैं। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनकी याद में 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह जीवन भर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने अपने शासनकाल में किसानों के फायदे की अनेक नीतियां शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं और किसी भी सूरत में उनका अहित नहीं होने देंगे। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में से थे। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने जीवन भर किसानों की समस्याओं को उठाया और उनके कल्याण के लिए कार्य किए। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश चौधरी चरण सिंह के योगदान को हमेशा याद रखेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर लोकसभा सचिवालय ने चौधरी चरण सिंह पर पुस्तिका गणमान्य लोगों को भेंट की।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। सभी देशवासियों को किसान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए श्री तोमर ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने आज किसानों के साथ बातचीत में कहा कि देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मगधी तालुक में किसानों के पास जाकर उप मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए केंद्र सरकार के नए कृषि कानून किसानों को बिचौलियों से बचाएंगे। किसानों के लिए ये कानून उन्हें नया बाजार उपलब्ध कराएगा। और कृषि उत्पन्न के खरीदी व्यवस्था में लाए गए सुधार के बारे में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण जी ने कहा है कि किसान कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा फैलाए जा रहे अफवाहों पर ध्यान न दें। कोऑपरेटिव मंत्री एसटी सोमशेखर जी ने आज एपीएमसी मंडी के व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि किसी कारण एपीएमसी मंडी को बंद नहीं किया जाएगा। एपीएमसी सेस को ₹1.30 से गिराकर ₹1 करने के सरकार के नतीजे की जानकारी उन्होंने दी। एपीएमसी मंडी के व्यापारियों ने मंत्री जी से गुजारिश की है कि सरकारी मंडी को सेस डाले जाने के अनुरूप निजी मंडियों को भी सेस डाला जाना चाहिए और सरकारी मंडी निजी मंडी से पर्दा कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचे, श्रम शक्ति और अन्य संसाधनों को औचित्यपूर्ण बनाते हुए फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में समाहित करने की स्वीकृति दी। सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना में बड़े बदलावों की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.69% हो गई है और जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में 75 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67, पीडीपी ने 27 और कांग्रेस ने 26 सीटें जीती। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.69% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 26,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार कुल 96,63,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। इस समय करीब 2,89,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 23,950 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,99,000 से अधिक हो गई है। जांच, निगरानी और उपचार की नीति लागू होने से कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। इस समय कोविड मृत्यु दर 1.45% है। पिछले 24 घंटे में 333 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 1,46,444 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,98,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 16,42,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। ब्रिटेन ने वायरस का रूप बदलने की पुष्टि के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन को जानकारी दी है। रोग नियंत्रण के यूरोपीय केंद्र का अनुमान है कि ये नया वायरस अधिक तेजी से फैलता है और युवाओं को प्रभावित करता है। वायरस में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन स्पाइक प्रोटीन में बदलाव है। स्पाइक प्रोटीन में परिवर्तन से वायरस अधिक संक्रामक हो सकता है और लोगों में अधिक आसानी से फैल सकता है।
दिशा निर्देश उन सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हैं जो पिछले 4 हफ्तों यानी 25 नवंबर से आज तक ब्रिटेन से आए हैं। ब्रिटेन से 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक या अगले आदेश तक उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित हैं। 21 से 23 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से या वहां से होकर आने वाले विमानों से भारत आने वाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर परीक्षण किया जाएगा। उनमें ये संक्रमण पाए जाने पर स्पाइक जीन आधारित आरटी-पीसीआर जांच की सिफारिश की गई है। जिन यात्रियों में संक्रमण की पुष्टि होगी उन्हें संबंधित राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकरण के समन्वय से आइसोलेशन केंद्र में अलग रखा जाएगा। आरटी-पीसीआर जांच में जिन यात्रियों में संक्रमण नहीं पाया जाएगा उन्हें घर पर संगरोध में रहने की सलाह दी जाएगी। विमान में प्रवेश से पहले यात्रियों को इस एसओपी के बारे में समझाया जाएगा और उड़ान के दौरान भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी। जिला निगरानी अधिकारी पिछले 1 महीने में भारत आने वाले ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से संपर्क करेंगे। इन यात्रियों के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाकर उन पर नजर रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 दिसंबर के बाद राज्य में आए उन लोगों को आरटी-पीसीआर जांच कराने को कहा है जो कोरोना वायरस के नए स्वरूप से प्रभावित देशों से लौटे हैं। लखनऊ में आज कोविड से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य में इस संक्रमण की पहचान, प्रबंधन और इलाज की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखी जाए। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि पिछले 25 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच कोरोना के नए स्वरूप से प्रभावित देशों से लौटने वाले लोगों की प्रभावी आइसोलेशन और लक्षणों के आधार पर टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। देश में सबसे ज्यादा कोरोना की जांचों की संख्या उत्तर प्रदेश में होने पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता के साथ जारी रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के अस्पतालों में उपचार की बेहतर व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात के भी निर्देश दिए कि कोरोना टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन, भंडारण क्षमता आदि से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं प्रभावी तरीके से पूरी कर ली जाएं और टीकाकरण के लिए वैक्सीनेटर का प्रशिक्षण पूरी क्षमता और गति के साथ चलाया जाए। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली सरकार को ये सुनिश्चित करने को कहा कि ब्रिटेन से आने वाले कोविड संक्रमित यात्रियों की पर्याप्त जांच और बाद की देखभाल पर पूरा ध्यान दिया जाए। उच्च न्यायालय ने ब्रिटेन में नए कोरोना वायरस स्ट्रेन मिलने के बाद ये निर्देश दिया है। अधिवक्ता राकेश मल्होत्रा द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका में इस संक्रमण की पहचान करने के लिए बड़े स्तर पर राष्ट्रीय राजधानी में जांच कराने की मांग की है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण वर्ष 2020 के लगभग सभी उत्सव सादगी से मनाए गए। महाराष्ट्र सरकार ने क्रिसमस के अवसर पर भी लोगों से इसी सादगी की अपील की है। देश के कुछ अन्य राज्यों ने भी ब्रिटेन में पाए गए इस वायरस के नए स्वरूप को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतना शुरू कर दिया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज सभी ईसाइयों से अपील की कि वे इस वर्ष के क्रिसमस का उत्सव सरल तरीके से मनाएं। दिशा निर्देशों के अनुसार एक स्थानीय चर्च में आयोजित होने वाली प्रार्थना सभा में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए। देशमुख ने कहा कि चर्च में भीड़ से बचना चाहिए। चर्च में आने वाले सभी लोगों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। देशमुख ने कहा कि चर्च में प्रभु यीशु की स्तुति गाने के लिए कॉयर में 10 से अधिक लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर जाने से बचना चाहिए और क्रिसमस का जश्न घर पर ही मनाना चाहिए। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन प्रणाली को मजबूत करने के लिए ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की है। इसका इस्तेमाल देशभर में कोविड वैक्सीन वितरण तंत्र को प्रभावी बनाने में किया जाएगा। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसके लिए नवाचारकर्ताओं और स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया है। मंत्रालय के स्टार्टअप हब MSH पोर्टल पर शुरू किए गए इस चैलेंज के तहत प्रतिभावान और नवाचार संबंधी स्टार्टअप्स तथा उभरते प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्पेन की विदेश मंत्री अरांका गोंजालेज के साथ वर्चुअल माध्यम से वार्ता की। दोनों नेताओं ने कोविड संक्रमण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। साथ ही ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे के विकास में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की गई। क्षेत्रीय मुद्दों पर भी दोनों नेताओं ने अपने विचार रखे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की 280 सीटों में से अभी तक 278 के परिणाम घोषित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक 75 सीटें जीती हैं, जबकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 67 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर है। 50 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार कामयाब रहे हैं, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 27 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को अभी तक 26 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि J&K अपनी पार्टी ने 12 सीटें जीती हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 5 और J&K पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को 8 सीटें मिली हैं। JKPM को 3 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि J&K नेशनल पैंथर्स पार्टी और PDF को 2-2 सीटों पर कामयाबी मिली है, जबकि बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर जीती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त KK शर्मा ने आज जम्मू में पत्रकारों को बताया कि कुपवाड़ा के दुर्गमुल्ला और बांदीपुरा जिले के हाजिन ए के मतगणना परिणाम आना अभी शेष है। इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की योग्यता पर उठे सवाल के बाद मतगणना रोक दी गई। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार के बाद इस बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इन चुनाव परिणामों को लोकतंत्र की जीत बताया है। घाटी में कमल अपने वजूद पर खिला है। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। 39 इंडिपेंडेंट जीते हैं, जिसमें कई भाजपा समर्थित हैं। बीजेपी के 4,87,364, इसकी तुलना में आप एनसी के 2,82,000, पीडीपी के 55,000 और कांग्रेस के 1,39,000 को जोड़ दें तो बीजेपी का वोट इन तीनों से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि विकास की राजनीति की जीत है और इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता बधाई की पात्र है। हिंदुस्तान में जिस तरह अन्य जगह भी डेवलपमेंट की राजनीति हो रही है, उसी तरह की राजनीति यहाँ भी करनी होगी। डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट हुआ और नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह का साथ दिया। इस कर्ज को भारतीय जनता पार्टी उतारेगी और यहाँ डेवलपमेंट करके हम दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में बेहतर मतदान के लिए वहां के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने 8 चरणों वाले इन चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों की भी सराहना की। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोकतंत्र में उनका विश्वास मजबूत होगा। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बहाल करने का हर संभव प्रयास कर रही है और हाल में हुए जिला विकास परिषद चुनाव इसका एक प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से इनका लोकतंत्र में विश्वास साबित होता है। अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में कल 73% मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयुक्त हे कोजिन ने आज संवाददाताओं को बताया कि राज्य भर में मतदान शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक लगभग 86% मतदान लोंगडिंग जिले में और सबसे कम 52.25% मतदान पासीघाट नगर पालिका में हुआ। 8 मतदान केंद्रों पर मतदान पेटियों को छीनने तथा अन्य घटनाओं की रिपोर्ट मिलने के कारण कल इन केंद्रों पर फिर से वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में 2 स्तरीय पंचायत राज चुनाव के तहत ईटानगर और पासीघाट के नगर निकायों के लिए भी मंगलवार को मतदान हुआ था। कर्नाटक में ग्राम पंचायत चुनाव के पहले चरण में 117 तालुकों की 3019 ग्राम पंचायतों में कल 80% मतदान हुआ। ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 27 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 30 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज जिले के फूलपुर में स्थित इफ्को उर्वरक कारखाने में गैस रिसाव की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इस दुर्घटना में कारखाने के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस वर्ष की प्रमुख घटनाओं पर विशेष श्रृंखला वार्षिकी 2020 में श्रोताओं को वर्ष की प्रमुख झलकियों से अवगत कराता है। वर्ष 2020 के दौरान कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने विशेष प्रयास किए। हाल ही में बनाए गए कृषि कानूनों में किसानों को सशक्त बनाने तथा उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए।
मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन में 18 दिसंबर को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी प्रणाली जारी रहेगी। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय किसानों को वे सभी आधुनिक सुविधाएं मिलनी चाहिए जो विकसित देशों में किसानों को उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार का संकल्प दोहराया और किसानों के अनुकूल नीति के बारे में सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने प्रगतिशील कृषि कानूनों के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला है। इन कृषि कानूनों के लागू होने से पहले किसान को कुछ अधिसूचित कृषि उत्पादों को मंडी में ही बेचना होता था, लेकिन अब वे इन उत्पादों को मंडी के साथ साथ दूसरे खरीदारों को भी बेच सकते हैं। मंडी व्यवस्था में किसानों को वहां तय कीमत पर ही अपने उत्पादों को बेचना पड़ता था, लेकिन अब वे मोल भाव कर उन्हें कहीं भी बेच सकते हैं जहां उन्हें ज्यादा कीमत मिले। अब मंडी कर और अन्य करों के हट जाने से उत्पादक और उपभोक्ताओं को अधिक बचत हो पाएगी। पहले किसान केवल फलों और सब्जियों को मंडी से बाहर बेच सकते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत वे किसी भी कृषि उत्पाद को देश भर में कहीं भी बेच सकते हैं। किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए अनुबंध खेती की इजाजत देश भर में दी गई है। इसके तहत अनुबंधकर्ता किसानों को पूरी कीमत दिए बिना समझौते को खत्म नहीं कर सकता। हालांकि किसान को इच्छानुसार अनुबंध से हटने की इजाजत होगी। नए कानूनों के तहत किसानों को वैल्यू चेन का भी हिस्सा बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इन प्रावधानों के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी मंडी की व्यवस्था भी पूर्व की तरह जारी रहेगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के समय धुंध छाई रहेगी। तापमान 4 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। तापमान 17 और 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 21 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। कोलकाता में सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान 14 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुबह के समय बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। लेह में भी आसमान साफ रहेगा। तापमान 0 से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे और 0 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहने की संभावना है। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से जमीन से हवा में मार करने वाले मध्यम दूरी के MR-SAM प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे भारत और इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रक्षेपास्त्र के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक आयुध प्रणाली की डिजाइन और निर्माण में स्वदेशी क्षमता विकसित करने की दिशा में भारत ने उच्च स्तर की क्षमता हासिल कर ली है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII और फिक्की ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फिल्म क्षेत्र से संबंधित मीडिया इकाइयों को समाहित करने के मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। CII ने कहा है कि इससे न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत होगी। परिसंघ ने इसे सही दिशा में किया गया सुधार बताया है। फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर ने कहा है कि इससे इस क्षेत्र में दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने DTH पर सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे न केवल DTH क्षेत्र में निश्चितता आएगी बल्कि अधिक स्पष्टता भी आएगी और इसके सामने आने वाली कई बाधाएं दूर हो सकेंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचे, श्रम शक्ति और अन्य संसाधनों को औचित्यपूर्ण बनाते हुए
फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में समाहित करने की स्वीकृति दी। सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलावों की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.69% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में 75 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67, पीडीपी ने 27 और कांग्रेस ने 26 सीटें जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।